पिता और पुत्र। नोटती क्योंकि वही व्यक्ति अभी भीतर आया था, ने सेवक पर तब तक दृष्टि रखी जब तक द्वार बंद न हो गया। फिर संभवतः यह आशंका करते हुए कि वह दालान में सुन रहा होगा, वह स्वयं पीछे गया और फिर से द्वार खोल दिया। यह सावधानी व्यर्थ नहीं थी और जर्मेन के शीघ्र प्रस्थान से यह सिद्ध हो गया कि वह उस पाप से अपरिचित नहीं था जिसने हमारे प्रथम माता-पिता का पतन कराया। तब नोर्तिये ने स्वयं दालान का द्वार बंद किया, लौटकर शयनकक्ष का द्वार बंद किया, किवाड़ चढ़ाए और वीलफॉर का हाथ पकड़ने आगे बढ़ा। इस बीच युवक इन सभी क्रियाओं को ऐसे आश्चर्य से देख रहा था जिससे वह अब तक उबर नहीं पाया था। क्या बात है? क्या तुम्हें पता है, प्रिय जेरार? नोर्तिये ने अपने पुत्र को एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ देखते हुए कहा कि तुम मुझे देखकर कुछ विशेष प्रसन्न नहीं प्रतीत होते। इसके विपरीत, पिता, वीलफोर ने कहा, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, पर आपका आगमन इतना अप्रत्याशित है कि मैं कुछ क्षणों के लिए अवाक रह गया हूं। मेरे प्रिय मित्र, नोर्तिये ने बैठते हुए कहा, मैं भी यही कह सकता हूं। ये क्या बात है? तुम मुझे बताते हो कि तुम 28 फरवरी को मार्सेई में विवाह संबंध करने जा रहे हो और 3 मार्च को पेरिस में हो। यदि मैं यहाँ हूँ पिता, जेरार ने नोर्तिये के पास जाते हुए कहा, तो इस पर शिकायत मत कीजिए। मैं आपके लिए ही आया हूँ और यह यात्रा संभवतः आपका जीवन बचा सकती है। सचमुच? नोर्तिये ने जिस कुर्सी पर वह बैठा था उसमें सहजता से पीछे झुकते हुए कहा, सचमुच? इसके बारे में बताओ न्यायाधिकारी महोदय। मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। क्या आपने रुपये सैन जाक में मिलने वाले एक बोनापार्टवादी दल के बारे में सुना है? नंबर 53? हाँ, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। पिता, आपकी यह शांति मुझे विस्मित कर रही है। प्रिय बालक, तुम क्या अपेक्षा करते हो? जब कोई मोंतान्यारों द्वारा निष्कासित किया जा चुका हो, घास से भरी गाड़ी में पेरिस से बाहर ले जाया गया हो और रोबेस्पियर के रक्त पिपासु कुत्तों द्वारा बोर्डो के दलदलों में खदेड़ा गया हो, तब अधिकांश बातों की आदत हो जाती है। आगे कहो, रू सैनजाक के उस दल में क्या हुआ? ये हुआ कि जनरल कैनेल को वहां बुलाया गया और जनरल कैनेल, जो रात 9 बजे घर से निकले थे, 2 दिन बाद सीन नदी से निकाले गए। और यह सुंदर कथा तुम्हें किसने सुनाई? स्वयं राजा ने। अच्छा, तो तुम्हारी कथा के बदले मेरे पास भी तुम्हें सुनाने के लिए एक समाचार है। पिता, मुझे लगता है कि मैं पहले ही जानता हूं कि आप क्या कहने वाले हैं। आह, तो तुम्हें सम्राट महाराज के अवतरण के विषय में पहले से ज्ञान है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसी बातें न कहें, पिता। पहले आपके हित में, फिर मेरे। यह समाचार मुझे झांत था, बल्कि आपसे भी पहले, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं मार्सेई और पेरिस के बीच मार्ग को रौंदता चला आ रहा हूँ, इस असमर्थता से क्रोधित कि मेरे मस्तिष्क में जल रहे विचार को 200 लीग आगे नहीं भेज सका। 3 दिन पहले? क्या तुम पागल हो? सम्राट 3 दिन पहले नहीं उतरे थे। कोई बात नहीं, मैं उनके इरादों से परिचित था। तुम्हें यह कैसे झांत हुआ? एल्बा द्वीप से आपको संबोधित एक पत्र के द्वारा। मुझे? आपको? मैंने उसे संदेशवाहक की थैली से निकाल लिया। यदि वह पत्र किसी और के हाथ लग जाता, पिता, तो अब तक आपको गोली मार दी गई होती। वीलफॉर के पिता जोर से हंस पड़े। आओ आओ, प्रतीत होता है कि पुनर्स्थापना शासन ने साम्राज्य से कार्यशीघ्रता का पाठ सीख लिया है। गोली मार दी जाती है। मेरे प्रिय बालक, तुम बहक गए हो, तो वह पत्र कहाँ है? मैं तुम्हें इतना जानता हूं
कि यह कल्पना ना करूं कि तुम उसे यूं ही छोड़ देते। मैंने उसे जला दिया ताकि उसका एक टुकड़ा भी शेष न रहे। वह पत्र आपकी मृत्यु का आदेश था और तुम्हारे भविष्य के कैरियर का भी अंत। नोर्तिये ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हाँ, मैं ये समझता हूं, पर मुझे भय नहीं है, क्योंकि आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैंने उससे भी अधिक किया है महोदय। मैंने तुम्हें बचा लिया है। यह तो और भी नाटकीय होता जा रहा है। स्पष्ट करो कि तुम्हारा आशय क्या है। मैं फिर से रूप सैनचाक के उसी दल की ओर संकेत कर रहा हूं। पुलिस के सज्जन इस दल से बहुत लगाव रखते प्रतीत होते हैं। यदि उन्होंने ठीक से खोजबीन की होती तो उसे पा लेते। उन्होंने अभी तक उसे पाया नहीं है, पर वे उसके पीछे हैं। यह वही पुराना वाक्य है। मैं जानता हूं, जब पुलिस उलझन में होती है तो कहती है कि वह पीछे लगी है, और सरकार धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है जब तक वे आकर फुसफुसाकर यह न कह दें कि सुराग ठंडा पड़ गया है। हाँ, पर उन्होंने एक शव पा लिया है। जनरल केनेल की मृत्यु हो चुकी है, और संसार के हर देश में इसे हत्या कहा जाता है। हत्या कहते हो, पर यह सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है कि जनरल की हत्या हुई। प्रतिदिन लोग सीन नदी में पाए जाते हैं जिन्होंने निराशा में स्वयं को फेंक दिया होता है, या तैरना न जानने के कारण डूब गए होते हैं। पिता, आप भली भांति जानते हैं कि जनरल ने निराशा में स्वयं को नहीं डुबोया था, और न ही जनवरी के महीने में कोई सीन में स्नान करता है। नहीं, नहीं, भूल मत कीजिए। उसकी मृत्यु को वास्तव में हत्या माना गया है। यह निष्कर्ष किसने निकाला? स्वयं राजा ने। राजा? मैंने उन्हें इतना दार्शनिक समझा था कि वे जानते होंगे कि राजनीति में हत्या नाम की कोई वस्तु नहीं होती। तुम भी जानते हो, मेरे प्रिय बालक, कि राजनीति में व्यक्ति नहीं होते, केवल विचार होते हैं। भावनाएं नहीं, केवल हित होते हैं। राजनीति में तुम किसी व्यक्ति को नहीं मारते, केवल एक बाधा को हटाते हो, बस। क्या तुम जानना चाहते हो कि क्या हुआ? मैं बताता हूं। हमें लगा था कि हम जनरल कैनल पर भरोसा कर सकते हैं। उन्हें एल्बा द्वीप से हमारी ओर से अनुशंसित किया गया था। हम में से एक उनके घर गया और उन्हें रू सैन जाक में होने वाली एक बैठक में आने का निमंत्रण दिया, जहां वे मित्रों के बीच होते। वे आए और उन्हें पूरी योजना बता दी गई। एल्बा द्वीप से प्रस्थान, प्रस्तावित अवतरण स्थल। फिर जब उन्होंने सब कुछ सुन लिया और समझ लिया, और उनके लिए जानने को कुछ भी शेष न रहा, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वे राजभक्त हैं। इस पर हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। हमने उनसे शपथ दिलवाई और उन्होंने शपथ ली भी, पर इतनी अनिच्छा से कि उस प्रकार शपथ लेना ईश्वर को ललकारने जैसा था। इसके बावजूद हमने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जाने दिया। वे घर नहीं लौटे। प्रिय जयरार, तुम क्या अपेक्षा करते हो? वे हमसे अलग हुए और संभवतः गलत मार्ग पर चले गए, बस इतना ही। हत्या। सचमुच विलफोर, तुम मुझे चकित करते हो। तुम एक उपराजकीय अभियोजक इतने दुर्बल प्रमाणों पर आरोप लगाते हो। क्या मैंने कभी तुमसे यह कहा है, जब तुमने एक राजभक्त के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और हमारे किसी व्यक्ति का सिर कटवाया? मेरे पुत्र, तुमने हत्या की? नहीं, मैंने कहा है। बहुत अच्छा महोदय, तुमने युद्ध किया और जीत गए, पर कल हम अपना प्रतिशोध लेंगे। पिता, सावधान रहिए। जब हम प्रतिशोध लेंगे तो वह भयानक होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या आप हड़पने वाले की वापसी पर भरोसा कर रहे हैं? मैं स्वीकार करता हूं कि कर रहा हूं। आप भ्रम में हैं, पिता। वह फ्रांस में 10 लीग भी आगे नहीं बढ़ पाएगा कि उसे खदेड़ा जाएगा, शिकार किया जाएगा और किसी जंगली जानवर की तरह पकड़ लिया जाएगा। मेरे अच्छे मित्र सम्राट इस समय ग्रेनोबल की ओर मार्ग पर हैं। 10वीं या 12वीं तारीख को वेलियो में होंगे, और 20वीं या 25वीं को पेरिस में। जनता उठ खड़ी होगी उनके आगे आगे चलने के लिए।
उनके साथ केवल मुट्ठी भर लोग हैं और उनके विरुद्ध सेनाएं भेजी जाएंगी, जो उन्हें राजधानी तक लौटाने के लिए एस्कॉर्ट बनेंगी। सच्चाई ये है, मेरे प्रिय जेरार, कि तुम अभी भी केवल एक बालक हो। तुम ये सोचते हो कि तुम भली-भांति सूचित हो, क्योंकि टेलीग्राफ ने तुम्हें अवतरण के 3 दिन बाद ये बताया। हड़पने वाला कांस में कुछ लोगों के साथ उतर आया है। उसका पीछा किया जा रहा है। पर वह कहाँ है? वह क्या कर रहा है? तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं। तुम केवल इतना जानते हो कि उसका पीछा किया जा रहा है। वे उसे बिना एक भी गोली चलाए पेरिस तक खदेड़ते हुए ले जाएंगे। ग्रेनोब्ल और लियोन निष्ठावान नगर हैं, जो उसके विरुद्ध अजेय अवरोध प्रस्तुत करेंगे। ग्रेनोब्ल अपने द्वार खोल देगा और उसका अभिनंदन करेगा। समूचा लियों उसके पीछे पीछे चलेगा। मुझ पर विश्वास करो, हम भी उतने ही भली भांति सूचित हैं जितने तुम, और हमारी पुलिस कम से कम तुम्हारी पुलिस के बराबर है। क्या तुम प्रमाण चाहते हो? ये रहा। तुमने अपनी यात्रा मुझसे छिपाने का प्रयास किया, फिर भी पेरिस में प्रवेश करने के आधे घंटे के भीतर ही मुझे तुम्हारे आगमन का ज्ञान हो गया। तुमने अपना पता किसी को नहीं बताया, सिवाय अपने सारथी के। फिर भी मुझे तुम्हारा पता ज्ञात है, और इसे सिद्ध करने के लिए मैं ठीक उसी क्षण यहाँ पहुंचा हूं, जब तुम भोजन करने बैठने ही वाले थे। इसलिए अपने सेवक को बुलाओ, एक और स्थान लगवाओ, और हम साथ भोजन करेंगे। मुझे स्वीकार करना होगा, वीलफोर ने अपने पिता की ओर आश्चर्य से देखते हुए उत्तर दिया। आप अत्यंत भली भांति सूचित प्रतीत होते हैं। अरे, ये तो बहुत सरल है। तुम लोग जिनके हाथ में सत्ता है, केवल वही रखते हो जो धन से खरीदा जा सकता है। हम, जो सत्ता प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह रखते हैं जो निष्ठा से दिया जाता है। निष्ठा? वीलफोर हंसा। हाँ, निष्ठा। महत्वाकांक्षा को यही ईमानदार नाम दिया जाता है, जब उसे आशाएं होती हैं। वीलफोर के पिता ने स्वयं सेवक को बुलाने के लिए घंटी की डोरी की ओर हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसका पुत्र ऐसा नहीं कर रहा था। वीलफोर ने उसे रोक लिया। पिता, ठहरिए, एक और बात। कहो। राजभक्त पुलिस चाहे जितनी अयोग्य हो, एक भयानक बात वे जानते हैं। वह क्या? उस व्यक्ति का हुलिया जो जनरल केनेल से उनके लापता होने के दिन मिला था। आहा, तो भली पुलिस यह जानती है। और वह हुलिया क्या है? सांवले रंग का, काले बाल, गलफड़े और आंखें, ठुड्डी तक बटन लगा हुआ नीला फ्रॉक कोट, बटन होल में लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी की रोसेट, चौड़े किनारे वाली टोपी और बेंत की छड़ी। आहा, तो वे यह जानते हैं, नोर्तिये ने कहा। तो फिर उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि वे उसे खो बैठे, कल या परसों, रू कोकहेरों के मोड़ पर। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हारी पुलिस मूर्ख है? हाँ, पर वे किसी भी क्षण उसे ढूंढ सकते हैं। हाँ, नोर्तिये ने लापरवाही से चारों ओर देखते हुए कहा। हाँ, यदि उस व्यक्ति को चेतावनी न दी गई हो। पर उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, उसे चेतावनी दे दी गई है और वह अपना रूप और वस्त्र बदल लेगा। इन शब्दों के साथ वह उठा। उसने अपना कोट और क्रवात उतारे, उस मेज के पास गया जहां उसके पुत्र के श्रृंगार का सारा सामान रखा था। उस्तरा उठाया, अपने चेहरे पर झाग लगाया और पूर्णतः स्थिर हाथ से उन संदिग्ध गलफड़ों को मुंह डाला, जिन्होंने पुलिस को इतना मूल्यवान संकेत दिया था। वीलफोर उसे भय से, किंतु प्रशंसा से रहित नहीं, देखता रहा। दाढ़ी बनाने के बाद नूर्तिये ने अपने बाल संवारे। काली क्रवात के स्थान पर उसने खुले संदूक के ऊपर पड़ी एक भिन्न रंग की क्रवात ली। नीले बटन लगे कोट के स्थान पर उसने वीलफोर का भूरा फैला हुआ कोट पहन लिया। दर्पण के सामने उसने युवक की टोपी पहनी, जिसका किनारा ऊपर मुड़ा हुआ था। वह उसे अनुकूल लगी, और चूल्हे के पास टिकी अपनी बेंत की छड़ी वहीं छोड़कर उसने एक पतली बांस की छड़ी उठा ली, जिसका उपयोग
सुसज्जित उपराजकीय अभियोजक अपने सहज ढंग के लिए किया करता था और उसे अपने सुदृढ़ हाथ में घुमाया। कैसा है? उसने यह जादू सा रूपांतरण पूरा करने के बाद अपने विस्मित पुत्र की ओर मुड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी पुलिस मुझे पहचान लेगी? नहीं, पिता, विल्फोर ने हकलाते हुए कहा। कम से कम मुझे ऐसी आशा नहीं है। मेरे प्रिय जेरार, मुझे तुम्हारी सावधानी पर भरोसा है कि इन सब वस्तुओं का उचित निपटान कर दोगे, जिन्हें मैं तुम्हारे संरक्षण में छोड़ रहा हूं। ओह पिता, निश्चिंत रहिए, विल्फोर ने कहा। निस्संदेह मैं निश्चिंत हूं, और अब मुझे विश्वास है कि तुम सही हो और कि तुमने वास्तव में मेरा जीवन बचा लिया होगा। पर यह जान लो कि मैं शीघ्र ही इस उपकार का प्रतिदान करूंगा। विल्फोर ने सिर हिलाया। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? कम से कम मुझे आशा है कि आप भ्रम में हो। क्या तुम राजा से फिर मिलोगे? संभव है। क्या तुम चाहते हो कि वे तुम्हें भविष्यवाणी की शक्ति रखने वाला समझें? जो लोग अनिष्ट की भविष्यवाणी करते हैं, पिता, वे दरबार में अप्रिय होते हैं। हाँ, पर अंततः उनके साथ अधिक न्याय होता है। मान लो कि दूसरी पुनर्स्थापना होती है, तब तुम्हें एक महान व्यक्ति माना जाएगा। तो फिर मुझे राजा से क्या कहना चाहिए? उन्हें यह कहना, महाराज, आपको देश की मनःस्थिति, नगरों की धारणाओं और सेना की भावना के विषय में भ्रमित किया गया है। जिस व्यक्ति को आप पेरिस में कोर्सिका का राक्षस कहते हैं और जिसे नेवेर में अब भी हड़पने वाला कहा जाता है, वही लियोन में पहले ही बोनापार्ते और ग्रेनोबल में सम्राट के रूप में पुकारा जा रहा है। आप समझते हैं कि उसका पीछा किया जा रहा है, उसे खदेड़ा जा रहा है और वह भाग रहा है, पर वह उसी तीव्रता से अग्रसर है जैसे वह गरुड़, जिसे वह अपने साथ लौटाता है। जिन सैनिकों को आप भूख से मरता हुआ, थका हुआ और पलायन के लिए तत्पर मानते हैं, उनकी संख्या हिमपात की तरह बढ़ रही है, जैसे कोई हिमगोला ढलान से लुढ़कते हुए अपने चारों ओर बर्फ बटोर लेता है। महाराज, चले जाइए। फ्रांस को उसके सच्चे स्वामी के लिए छोड़ दीजिए, जिसने उसे सोने के लिए नहीं, बल्कि विजय द्वारा प्राप्त किया। जाइए, महाराज, इसलिए नहीं कि आप किसी संकट में हैं। आपका प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली है कि आपको बख्श सकता है, बल्कि इसलिए कि संत लुई के वंशज के लिए यह अपमानजनक होगा कि वह अपनी जान आर्कोल, मारेंगो और ऑस्ट्रलिट्स के नायक के कारण पाए। यह उन्हें कह देना जेरार, या बल्कि नहीं, उन्हें कुछ भी मत कहना। अपनी यात्रा छिपा लेना। जो कुछ तुमने पेरिस में करने का इरादा किया था या किया है, उसका ढिंडोरा मत पीटना। गाड़ी लो, और यदि आते समय तुमने सड़क को रौंदा था, तो लौटते समय पक्षी की तरह उड़ जाओ। रात में मार्सेई लौट आओ। पिछला द्वार लेकर अपने घर में प्रवेश करो और वहां शांत, विनम्र, गुप्त और सबसे बढ़कर हानिरहित बने रहो। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें वचन देता हूं, हम ऐसे दृढ़ पुरुषों की भांति कार्य करेंगे जो अपने शत्रुओं को जानते हैं। नोड़तिए मुस्कुराया। यह तुम्हें दूसरी बार मुझे बचाने का अवसर देगा। यदि किसी दिन राजनीतिक झूला तुम्हें फिर ऊपर उठाए और मुझे नीचे गिरा दे। विदा, मेरे प्रिय जेरार। अगली बार आओ तो मेरे साथ ठहरना। यह कहकर नोर्तिये उसी शांति के साथ चला गया जो इस कठिन साक्षात्कार की पूरी अवधि में उसके चेहरे पर बनी रही। विल्फोर, पीला और विचलित, खिड़की की ओर दौड़ा, पर्दे हटाए और उसे जाते देखा, शांत और अविचल, दो तीन भयावह रूप वाले व्यक्तियों के बीच से, जो सीमा चिन्हों के पास या सड़क के मोड़ पर तैनात थे और संभवतः काली गलफड़ों वाला, नीला कोट पहने और चौड़े किनारे वाली टोपी धारण किए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वहां थे। वह वहीं खड़ा रहा, सांस रोके हुए, जब तक उसका पिता कारफूर बुसी के पार ओझल न हो गया। तब वह उन वस्तुओं की ओर झपटा जिन्हें नोर्तिये पीछे छोड़ गया था। काली क्रवात और नीले फ्रॉक कोट को
अपने संदूक के तल में ठूंस दिया, टोपी को मरोड़कर अलमारी के तल में छिपा दिया और बांस की छड़ी को 3 टुकड़ों में तोड़कर आग में डाल दिया। फिर उसने यात्रा टोपी पहनी, अपने सेवक को बुलाया, उसे ऐसी दृष्टि देते हुए जो उसके होठों पर आने वाले 1000 प्रश्नों में से किसी को भी पूछने से रोक दे। होटल का हिसाब चुकाया, तैयार खड़ी गाड़ी में कूद पड़ा, जिसमें घोड़े जुए में जुट चुके थे। लियोन में यह समाचार जाना कि बोनापार्टे अभी-अभी ग्रेनोब्ल में प्रवेश कर चुका है और पूरे मार्ग में व्याप्त उथल-पुथल के बीच मार्सेई पहुंचा। उन सब पीड़ादायक भावनाओं का शिकार जो उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती हैं, जिसके भीतर महत्वाकांक्षा है और जिसे पहली बार सम्मान मिला है।